बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में सबसे पहले समझो कि जो एमाइंस की बेसिसिटी या फिर किसी भी चीज की बेसिक नेचर अगर होगा तो उसके पास में, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है, एक तरीके से टेंडेंसी उसके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है आसानी से किसी दूसरे स्पीशीज को, तो उसके पास में क्या है, एक बेसिक नेचर है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो OH नेगेटिव, ठीक है, कोई भी आयंस होंगे उनको रिलीज करेगा। दो तरीके की, अगर आपने ये क्राइटेरिया को फॉलो कराया किसी भी केमिकल सब्सटेंस से, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक होगा। अब एमाइंस के केस में अगर हम देखें तो एमाइंस के केस में भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास में एक तो है एमाइंस लाइक CH3NH2, ठीक है, एक तरफ है आपके पास में अमोनिया, ठीक है, ये हो गया NH3, और तीसरी तरफ आपके पास है दैट इज नोन एज C6H5 एनिलीन, ठीक है, और NH2। तीन मॉलिक्यूल है। तीनों के अंदर हमने अभी क्या स्टडी करी कि CH3NH2 और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर करेंगे तो CH3NH2 वाला अच्छा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू NH3, ठीक है। इसके अलावा C6H5NH2 वाले केस में और NH3 के केस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो NH3 के पास में ज्यादा बढ़िया बेसिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि C6H5 वाले कंपाउंड के अंदर, बेंजीन के अंदर, रेजोनेंस के अंदर वो घुस जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर नहीं पाएगा, यानी कि उसकी टेंडेंसी टू शो इट्स बेसिक नेचर वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं, अब ये स्टडी करेंगे कि इनमें भी डिग्रीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज का मतलब है कि अगर हम बात करें, आपके पास 1 डिग्री एक अमाइंस है, 1 डिग्री अमाइंस यानी कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 इस तरह से अटैच है। एक दूसरी तरफ आपके पास में 2 डिग्री अमाइंस है कि नाइट्रोजन के पास में CH3, ठीक है, और एक CH3 है और एक H है। ये हो गया आपके पास में 2 डिग्री। ये 1 डिग्री कंपाउंड है, ये 2 डिग्री कंपाउंड है, और ऐसे ही एक 3 डिग्री कंपाउंड बना देते हैं, CH3 नाइट्रोजन के साथ में तीनों तरफ CH3 है, ये हुआ 3 डिग्री कंपाउंड, ठीक है। तो इन तीनों में बेसिक बढ़िया कौन सा होगा, तो बेसिक बढ़िया कौन सा होगा वो समझिए। तो CH3 जो ग्रुप है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ में बढ़ाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी बेसिसिटी कुछ आएगी। लेकिन यहाँ इस वाले केस में अगर आप देखें तो CH3 मॉलिक्यूल 2 लगे हुए हैं, और ऐसे ही इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर CH3 मॉलिक्यूल 3 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर CH3 मॉलिक्यूल किसी नाइट्रोजन से जुड़ने पर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये जो अब अमाइंस की फॉर्म है ये ज्यादा अच्छा बेसिक है। भाई यहाँ पे तो एक CH3 लगा हुआ है, तो ये बेसिक क्या हुआ, थोड़ा सा वीक बेसिक हुआ इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, और इन कंपैरिजन टू ऐसे ही फिर 3 डिग्री। तो अगर हम ट्रेंड डेवलप कर दें, एक ट्रेंड बना दें, तो वो ट्रेंड क्या बनेगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्मल क्या होगा, बेसिक नेचर का ट्रेंड होगा। बट है क्या एक्चुअल में, जब आप एमाइंस को स्टडी करते हैं तो आमतौर पे हम इन्हें 2 फेज में लेकर स्टडी करेंगे। पहला स्टडी जब वो गैस फेज में होंगे, गैस फेज यानी कि जब उनके मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होंगे, और दूसरा फेज तब होगा जब हमें उन मॉलिक्यूल्स को या कोई भी एमाइंस को पानी में घोल दिया, यानी कि वो एक्वस फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो आमतौर पे ये वाला जो फॉर्म है ये गैसियस फॉर्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यानी कि अगर आपके पास में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो गैस फेज के अंदर आप इस ट्रेंड को कंसीडर करते हैं। डिफरेंट फेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। तो हम दूसरा ट्रेंड अगर हम यहाँ पे देखें तो इस चीज को चेक करने के लिए, इसकी बेसिसिटी क्या ये सच में है, तो दूसरा एक ट्रेंड और चेक करेंगे। इस नेचर का नाम है दैट इज इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस फेज को दूसरा नाम सोल्वेशन फेज भी कहते हैं। ये एक सोल्वेशन फेज हो गया, ठीक है। एक्वस या सोल्वेशन का मतलब है कि आप उस केमिकल सब्सटेंस को लो और पानी के अंदर क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। पानी के अंदर डिसोल्व करने पे जो सब्सटेंस सबसे ज्यादा पानी के साथ डिसोल्व होएगा वो ही सब्सटेंस सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ वाले सब्सटेंस के अगर आप अंदर देखें तो 1 डिग्री अमाइंस जो है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, एक CH3 है, ये आपके पास में है 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन के केस में अगर आप इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की पॉसिबिलिटी शो करेंगे, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल के पास में 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से होने की वजह से ये वाला सब्सटेंस ज्यादा घुलेगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम देखें कि भाई 2 डिग्री वाले केस में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 है, और ऐसे ही हो गया 2 डिग्री एंड अगेन 3 डिग्री के बीच में भी एक बार स्टडी करी हमने, तो यहाँ देखा कि नाइट्रोजन के पास CH3 और CH3 है। तो सोल्वेशन इफेक्ट 3 डिग्री अमाइंस के अंदर ये देखते हैं। अब देखो ध्यान से कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, इनकी जो अभी एनर्जी लेवल है, किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, किसके पास सबसे कम एनर्जी लेवल है? जिसके पास हाइड्रोजन है, यानी कि एनर्जी लेवल इसके पास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व होएगा आगे जाके। लेकिन इस पर देखें तो नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिसोल्यूशन पावर क्या होगी? सबसे कम होगी। इसलिए जो सबसे कम डिसॉल्व होगा, यानी कि वो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वही सब्सटेंस सबसे कम बेसिक होगा। तो इसमें स्टडी करने के पे क्या मिला कि भाई ये वाला कंपाउंड तो आपका पानी के साथ में, मान लीजिए पानी का मॉलिक्यूल है तो इसके साथ में डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि 2 चांसेस है इसके पास डिसॉल्व होने के। इस तरह से इसके पास एक चांस है डिसॉल्व होने के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में, इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास तो चांस ही नहीं है। तो यहां से भाई एक ट्रेंड बन के बाहर आया। तो इस ट्रेंड को आप समझ ही गए होंगे किस तरह से बनाना है कि 1 डिग्री सबसे बढ़िया होगा, 2 डिग्री ऐसे ही, और फिर 3 डिग्री। तो यही ट्रेंड एक्वस में डिफरेंट है और गैस फेज में डिफरेंट है। सेम जो हम पढ़ रहे हैं, नेचर एक ही कंपाउंड का पढ़ रहे हैं, बट दोनों के ट्रेंड डिफरेंट आ रहे हैं। अब इसी तरीके से एक तीसरा और समझो कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अगर वहां पे H जाएगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। बेटे H सोल्वेशन का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आप दे रहे हैं। अब एक बार बताइए, एक मिनट, अभी एक बात ये बताओ कि H2O जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा, तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है यहाँ पे, वो हाइड्रोजन को लेके कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहा, वो सिर्फ उसमें घुलने की बात कह रहे हैं हम कि जो चीज जल्दी घुले। और घुलेगी कब? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो वो सिर्फ इसके साथ में इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल दिखेगा आपको दूर से। वो ऐसे नहीं कि इसके साथ मिलके कोई OH वाला कंपाउंड बना लेगा। अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो यहाँ से फिर हम बेसिसिटी थोड़ी पढ़ेंगे, फिर वो कुछ और पढ़ेंगे। अरे समझ आई बात? यस सर। भाई फिर बेसिसिटी की तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। बेसिसिटी सोल्वेशन का मतलब है जिस चीज का जितना ज्यादा डिसोल्यूशन होएगा उतना बढ़िया बेसिक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा तो ये अच्छा बेसिक है, ये सबसे कम डिसोल्यूशन करेगा तो सबसे कम बेसिक है, कम अच्छा बेसिक है। ध्यान दो, क्लियर है? तीसरा रीजन पे पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, तीसरा रीजन थोड़ा सा डिफरेंट रीजन है। इस रीजन का नाम है दैट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वर्ड भी बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस में जो स्टेरिक टर्म है, इस टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। कोई बंदे इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहा है, कोई इसे इलेक्ट्रॉन क्राउड कह रहा है, बात एक ही है, भीड़ कह लो या बादल कह लो, एक ही बात। ठीक है, और हिंड्रेंस जो है आपका, इस हिंड्रेंस का मतलब होता है इनहिबिशन, यानी कि रुकावट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होने की वजह से कंपाउंड के अंदर रुकावट आना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 डिग्री अमाइंस हम यहाँ पे बना रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है और इस तरह से एक CH3 यहाँ लगा, लोन पेयर ये रहे। ऐसे ही फिर हमने 2 डिग्री दोबारा बनाया, CH3 और लोन पेयर के साथ में एक हाइड्रोजन ये रहा 2 डिग्री, और नाइट्रोजन का फिर 3 डिग्री वाला पोर्शन ये है आपके पास में N के साथ में 3 CH3। ठीक है, अगर मुझे इस नाइट्रोजन से कहना है कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करें टू शो इट्स बेसिक नेचर, अब एक देखिए बात, यहां पे आपके पास में जो क्राउड है हाइड्रोजन के छोटे एटम का दोनों तरफ, इस तरफ बड़ा है, तो जायज है कि अगर इधर से आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने की पॉसिबिलिटी दिखानी होगी तो इस तरफ तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इस तरफ?
क्योंकि आपके पास में इस डायरेक्शन में एक बड़ा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यानी कि CH3 या कोई भी नॉर्मल कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट करेगी इस तरफ से। लेकिन इस तरफ से दोनों फेज से रिएक्शन होने के चांसेस है, इस तरफ दोनों फेज में रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। इस तरफ में एक चांस है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का, इस तरफ तीनों की तीनों तरफ क्या है, कोई भी चांसेस नहीं है कि जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। लोन पेयर तो है, पर लोन पेयर निकलेंगे तो बाहर तभी जब आपके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये कम होगा। भाई आप इसे बाहर लेके जाएंगे तो रिपल्सन, आप डायरेक्शन तो देखेंगे ना, इसकी शेप कैसी होती है, बाई पिरामिडल, और पिरामिडल शेप में जब आप इसे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जाएगा। अब जो डायरेक्शन कहां से निकलेगी, जब आपके पास में कोई स्पीसीज है, तो कैसे मतलब बना के देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मान लो कि नाइट्रोजन आपके पास ये है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के पास में आपके पास में ये तीन बॉडी इस तरह से चिपकी हुई, CH3 CH3 और CH3, ठीक है भाई। और ये रहा आपके पास में लोन पेयर, और ये लोन पेयर से ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने, ऐसा समझो। अब एक बात आप मुझे समझाओ कि अगर आप इसे लोन पेयर को डोनेट करोगे तो कोई बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो करोगे। अगर डोनेट कर दिया तो सिर्फ पॉजिटिव तभी तो बनोगे ना, जब किसी को चिपका के लाओगे तभी तो NH4 के केस में आओगे आप, या N के साथ में पॉजिटिव तभी तो केस बनेगा। लेकिन जब इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तुम दूसरी बॉडी को लेके आओगे, इलेक्ट्रॉन निकालना चलो ठीक है, बट जब दूसरी बॉडी लेके आओगे तो ये जो बैठे हैं तुम्हारे दरबारी, ये क्या करेंगे, रिपल्सन जनरेट नहीं करेंगे उस बॉडी से। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होने की वजह से कोई नई बॉडी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना रखा है इन तीनों ने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 2 ने बना रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 1 ने बना रखा है। इसीलिए समझा रहे हैं कि जिसका जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, और हिंड्रेंस अगर ज्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी कोई नए स्पीसीज की आने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिपल्सन जनरेट हो जाएगा उनके बीच में। इसीलिए कह रहे हैं कि 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक जो नया ट्रेंड बनाएंगे, वो ट्रेंड क्या बनेगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर उसके बाद में 3 डिग्री। समझ आई बात? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का यहां से ट्रेंड बने। अब ये तीनों के तीनों हमने रीजन पढ़े, ठीक है। अब तीनों के तीनों रीजन के बेस पर ध्यान से थोड़ा मेरी बात को समझो कि इन तीनों के तीनों रीजन के आधार पे अब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया गया। तो चेक करने पर यह पता लगा कि यहां पर ये जो ट्रेंड है डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ में डिफरेंट क्या कर रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन पढ़ेंगे, पहले इसे नोट कर लो ध्यान से। अब तो कंक्लूजन की तरफ हम चल रहे हैं कि अभी जो हमने स्टडी करी है थ्योरी की, उसका कंक्लूजन क्या हुआ। आपने देखा कि भाई एक्वस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है उसका जो ट्रेंड है वो अलग आ रहा था, ठीक है। कौन कौन से ट्रेंड हमने बेस पे पढ़े थे, पहला ट्रेंड हमने पढ़ा था नॉर्मल बेस था वो, ठीक है। तो जिसके अंदर नॉर्मल में हमने गैस के बारे में बात की थी, और गैस फेज के अंदर वहां पे हमने स्टडी की 3 to 1 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने जो दूसरा वाला फेज पढ़ा जो सोल्वेशन के बारे में हमने बात की थी, सोल्वेशन के कॉन्सेप्ट में वहां पे हमारा जो ट्रेंड है यानी कि एक्वस फेज में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। डिफरेंट में ट्रेंड क्या आ रहा था कि 1 डिग्री ज्यादा डिसॉल्व हो रहे थे, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, इस तरह। सिमिलरली यहाँ से फिर तीसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि तीसरा हमने पढ़ा स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस ये कहता है कि यहाँ से होगा आपका 1 और 2 और फिर आपके बाद में 3 डिग्री। अलग अलग थ्योरी जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा रही है, लेकिन तीनों के अंदर अगर हम इस चीज को तीनों के बेस की थ्योरी को पढ़ के और एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को यहाँ पे कंक्लूड करें तो यहाँ से एक नई थ्योरी ये निकल के आई कि कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमने ये स्टडी करी कि एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन में लिखेंगे आप दैट इज कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि जो 2 डिग्री वाले मॉलिक्यूल होंगे यानी कि जो 2 डिग्री होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अभी तक आप देख रहे थे 3 to 1 है, 1 to 3 है, 1 to 3 है, इस तरीके से चल रहा है। तो कंक्लूजन में क्या निकला कि जो 2 डिग्री वाला मतलब कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा क्या है, दैट इज बेसिक।
और कैसे प्रूफ हुआ? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट मतलब हमने उसको लैब में टेस्ट करके देखा तो पता लगा कि भाई ये अच्छा बेसिक वाला रिस्पॉन्स दे रहा है जो केमिकली होना चाहिए। इसके बाद में ये ट्रेंड कहीं 2 डिग्री फिर 3 डिग्री और 1 डिग्री की फॉर्म में देखा गया, और उसके साथ साथ कहीं पे ये 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री की फॉर्म में देखा गया। तो ये दो ट्रेंड यहाँ से बने। इनके एग्जांपल्स के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, वो क्या है? 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ देखो 2 डिग्री तो दोनों में ठीक है, कॉमन है, लेकिन 3 डिग्री वाले केस में क्या ध्यान रखना है कि अगर 3 डिग्री रहेगा तो कार्बन के जो मॉलिक्यूल है यानी कि बड़े मॉलिक्यूल रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कहीं पर CH3CH2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल 2 डिग्री में सबसे अच्छा होगा इस तरह से, और इसके बाद में 3 डिग्री में इसी का मॉलिक्यूल होना चाहिए CH3CH2 नाइट्रोजन के साथ में दोनों तरफ जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका CH2CH3, ऐसे ही CH2CH3। तो ये 3 डिग्री इसके बाद होगा, और सबसे कम जो बेसिक नेचर से कर रहा था वो था आपके पास में C2H5, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, NH2। तो जब कार्बन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो उसमें 3 डिग्री जो है आपका दूसरे नंबर पे आना चाहिए, और ऐसे ही जब छोटा मॉलिक्यूल होगा तो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हमने यहाँ CH3 लिखा तो CH3 में 2 डिग्री तो CH3 सेम है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है फिर दूसरे नंबर पे, दैट इज 1 डिग्री यानी कि CH3NH2, और ऐसे ही फिर उसके बाद में 3 डिग्री। तो कार्बन के साथ में आपको नाइट्रोजन के साथ में 3 CH3 जोड़ने, तो यहाँ जाएगा आपका CH3 और ये आपका नॉन। तो ये ट्रेंड दोनों के दोनों कंक्लूड हुए एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके आधार पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जो यहाँ पे समझाया जा रहा है वही आपको पेपर में भी पूछा जाएगा। याद रखिए जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको साइड में, जब यहाँ क्वेश्चन लिख दिया जाएगा तो साइड में पूछा जाएगा कि ये बेसिक स्ट्रेंथ किस बेस पे पूछ रहे हैं आप एक्वस फेज में पूछ रहे हैं या गैस फेज में पूछ रहे हैं, तो डिफरेंट फेज में डिफरेंट आंसर्स आपको देने होंगे। वो आपने अभी देख ही लिया यहाँ पे। तो अगर डिफरेंटली पर्टिकुलरली किसी एक ही फेज पे स्टडी करके देखा जाए क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो देखिए ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री बना के दिखा दे। एग्जैक्टली। तो वहां पर जो भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फाइंड करो और फिर उसको आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिक नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट है जो उसके अंदर जुड़ा हुआ है पीकेबी वाला वैल्यू, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ध्यान से अगर हम समझे, छोटा सा नेचर समझो। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई यहाँ पे हमने लिख दिया एल्केल अमाइन, यानी कि कोई बेसिक नेचर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया। तो हमारे पास एक अमाइन है, उस अमाइन को हमने क्या किया, पानी में डिसोल्व कर दिया। पानी में जब हम किसी को डिसोल्व करते हैं तो ये जो पानी है, ठीक है, आयंस में डिसोसिएशन होएगा आगे जाके। तो आयंस में डिसोसिएशन होने के दौरान क्या करेंगे आप, यहां से आप जो है H पॉजिटिव की तरफ लेके आएंगे और OH नेगेटिव रिलीज करेगा। यानी कि इसको अगर हम आयंस में स्टडी करें तो ये इक्विलिब्रियम सेट करेगा और रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी कि CH3NH4 3 पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव, इस तरह से कोई कंपाउंड होता है। यहाँ पे ये है आपके प्रोडक्ट्स, ये होते हैं आपके रिएक्टेंट। क्लियर? अब इसी बात को अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो फॉर बेसिक, Kb यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेसिक, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लाओ और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का जो है रेशियो यहाँ पे डेवलप करो। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू हुआ आपके पास में CH3NH3 पॉजिटिव और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में OH नेगेटिव। नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा, CH3NH2 और H2 दोनों के दोनों चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में CH3NH2 और इसको ब्रैकेट को इस तरह से बनाएंगे, ब्रैकेट ये कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट है, और उसके बाद H2। याद रखना कभी भी जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ H2 की वैल्यू होती है तो हम उसे यूनिट मानते हैं, यानी कि 1, हमेशा याद रखना इस चीज को। तो हम इस H2 को यहाँ से हटा देंगे और 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे Kb की वैल्यू ये आया रेशियो। अब देखो इसी Kb की वैल्यू को, हाँ जी 1 क्यों मानते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, तो सारी चीजों को चेक करने के लिए हम इसी वॉल्यूम को यूज करेंगे।
तो जिसमें 1 यूनिट कंसीडर करते हुए चलेंगे हर टाइम पे, जब हम किसी को भी एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, ठीक है, 1 यूनिट। तो यहां से आपके पास ये रेशियो आया, आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 को लिखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो जायज सी बात है, आप लिखो मत लिखो कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपके पास में रेशियो, ये हुआ केबी का वैल्यू। यस सर। इसी केबी के वैल्यू से अब क्या होगा, मान लीजिए इसकी जो आयंस की वैल्यू बहुत बड़ी आई और इनकी जो वैल्यू है रिएक्टेंट की वो भी बहुत बड़ी आई, तो जब आप वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आ सकता है कभी कभी। इसी आंसर को छोटी फॉर्म में, एक तरीके से कंजस्टेड फॉर्म में लिखने के लिए, तो इस केबी को एक नए टर्म में बदला गया, दैट इज इन द लॉगरिथम फॉर्म। तो हम उसको कहते हैं पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू को निकालने का मेथड होता है दैट इज माइनस लॉग वैल्यू ऑफ केबी। इस तरह से क्या है कि अभी यहां से कंसिस्टेंट वैल्यू निकालोगे इसकी, एक तरह से छोटी वैल्यू निकालनी है, फिर लोग से उसे अलग अलग फॉर्म में कोई कन्वर्ट कर लेंगे हम बाद में। तो पी के बी का वैल्यू, ठीक है, बराबर किसका होता है, माइनस लॉग के बी। अब समझो, जितना के बी का वैल्यू बढ़ाएंगे आप उतना पी के बी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो अगर किसी की पी के बी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसका के बी का वैल्यू उतना ही क्या होना चाहिए, तो कम। यानी कि अगर किसी का वैल्यू पी के बी का वैल्यू ज्यादा है और के बी का वैल्यू कम हुआ तो वो कम बेसिक हुआ, और जिसका वैल्यू कम होगा वो बढ़िया बेसिक होगा। समझ आइए बात। एनसीईआरटी के अंदर टेबल है, टेबल नंबर 13.2, उसको निकाल लो और उसमें से पढ़ लो, और यहाँ से सबकी कुछ जो पी के बी की वैल्यू है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को दर्शाता है पी के बी, हाँ जी, सॉल्यूशन के लिए ही है, क्लियर।